आज मुंबई वासियों के लिए बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई और नवी मुंबई के बीच समुद्र पर बने 22 किलोमीटर के पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। इस पुल से दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच का सफर 1.5 घंटे से घटकर 20 मिनट का रह जाएगा। साथ ही मुंबई और नवी मुंबई के बीच 30 के बाद तीसरी मुंबई को बसाने की शुरुआत भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे एक एक ईंट से इमारत बनती है, वैसे ही एक एक प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए हम समुद्र से भी टकरा सकते हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े सी ब्रिज में से एक ये विशाल अटल सेतु देश को मिला है। ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। देश बदलेगा भी और देश बढ़ेगा भी, ये तब मोदी की गारंटी थी। और अब हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज़। आज आपका पसंदीदा चैनल सीएनबीसी आवाज़ 19 साल का हो गया और ये कितना शानदार संयोग है कि आज के दिन बाजार ने भी नया रिकॉर्ड हाई बनाया। इसमें बढ़िया बर्थडे का जश्न क्या हो सकता है। बाजार में बुल्स की पार्टी और टीसीएस इन्फोसिस के नतीजों से बाजार में जोश देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए। सेंसेक्स 847 पॉइंट चढ़कर 72,568 पर और निफ्टी 247 पॉइंट चढ़कर 21,895 पर बंद हुआ। आइए मार्केट का हाल समझते हैं। यतिन हैं हमारे साथ। बताएं यतिन, किन किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज़्यादा एक्शन रहा आज निफ्टी की बात करें तो क्लियरली आईटी स्टॉक्स का दबदबा था और आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे काउंटर्स में शानदार तेजी थी। इनफैक्ट इन्फोसिस लगभग 8% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर पड़ा। इसके अलावा हैवी वेट्स में ओएनजीसी जैसे काउंटर्स में भी आपको लगभग 5% की तेजी आती हुई नजर पड़ी। लूजिंग साइड पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको फार्मा शेयर्स में आती हुई नजर पड़ी। सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स और बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत आपको डाउनटिक आती हुई नजर पड़ी। लेकिन शानदार आपने मोमेंटम मिड कैप्स में भी देखा। अवंती फीड्स की बात करें तो 11-12% की तेजी। आईटी स्टॉक्स में बात करें तो फर्स्ट सोर्स और सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे काउंटर्स में भी 5 से 10% के आसपास की तेजी रही। लूजिंग साइड पे थोड़े बहुत शेयर जो प्रेशर में थे, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ 6% का डाउन टेक, नेटवर्क 18, ईज मेट्रिप जैसे काउंटर्स में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आपने देखी। लेकिन क्लियरली आईटी और ऑयल एंड गैस शेयर्स में आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। शुक्रिया यतिन। और बाजार में इस साल 10% तक रिटर्न मिल सकते हैं, ये कहना है इनाम होल्डिंग्स के मनीष चौखानी का। सीएनबीसी आवाज़ के बर्थडे सेलिब्रेशन के मौके पर मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बैंकिंग, रिलायंस और मेटल शेयर बाजार को लीड कर सकते हैं। तो मनीष जी बात करते हैं फिर कि आगे क्या करना है, क्योंकि 2023 बहुत शानदार रहा। अरे निफ्टी पे 20% की रैली हुई और स्मॉल कैप्स में तो गदर मचा दिया। और इकलौती ऐसी मार्केट जो 8 साल तक लगातार गेंस दिखाए जिसने। मुझे याद है जब मैं आया था पुणे, आपके साथ फिल्म यूनिवर्सिटी में बात की थी, तो आपने कहा था कि अगले 100 साल में इंडिया नंबर 1 इकॉनमी बन जाएगी और आपको अब उस तरीके का व्यू लेना है। 2024 क्या उसी का एक कंटिन्यूएशन रहेगा? अनुज जी, बहुत आसान है कि हम बुलिश फॉरवर्ड में कुछ ना कुछ कहते रहें, बट रियलिटी है कि जो अंडरलाइंग वजन होता है प्रॉफिट का, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहता है। एंड प्रॉफिट साइकिल इम्प्रूव हो रही है इंडिया में डेफिनेटली। और जो एकदम बॉटम में जाके 3% ऑफ जीडीपी का प्रॉफिट जाके घट गया था, वो बढ़ते बढ़ते 7-8-9% की तरफ जाएगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ है 14-15% का, बट मार्केट ने एंटिसिपेट कर भी लिया है। जैसे उसका रिवर्स भी अगर आप देखें, जैसे अब इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट आए थे, मार्केट ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था कि ये रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे इतने, बिल्कुल, एंड उससे थोड़े बेटर आ गए तो मार्केट में रिलीफ हो गई। सेम
यही चीज़ जब दोहराता है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स का अगर बहुत ऊंचा हो और वो रिज़ल्ट थोड़ा भी कम आए तो उसमें थोड़ा गिरावट आती है। तो ये आई थिंक ये साल ऐसा है कि वी शुड टेम्पर आवर एक्सपेक्टेशन कि 14-15% अर्निंग ग्रोथ है, बट यहाँ से कोई पी एक्सपेंशन हो जाए ऐसे करंटली आसार नहीं है, अनलेस कि भयंकर बाहर से पैसा आए इंडिया में। और ऑफ कोर्स अपने तो SIP और सबसे काफ़ी इन्फ्लोज हैं इंडिया में, बट वन शुड गो इनटू द मार्केट दिस ईयर विथ एक्सपेक्टेशन कि 10% भी बन जाए इस साल, तो यू शुड बी क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। नहीं, 10% बन जाए इस साल, मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर 14% की अर्निंग्स ग्रोथ में मतलब इस साल थोड़ा सा वैल्यूएशन कंप्रेशन करे इसके आपके साथ? हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि ये जो अर्निंग ग्रोथ आएगी, और उसमें जो अंडर वैल्यूड सेक्टर है, बैंकिंग तो खैर है ही, इट्स द बिगेस्ट सेक्टर, बट सबके पास बैंकिंग के शेयर इतने हैं कि नए ग्राहक चाहिए जो आके खरीदे, एंड होपफुली वो फॉरेनर्स होंगे, या हो सकता है इंडिया में भी जैसे और पैसे आए तो उसमें आए। सो बैंकिंग पकड़ रखेगा इस मार्केट को। रिलायंस भी काफ़ी दिनों से मजबूती नहीं दिखा पा रही है, जस्ट स्टार्टिंग आउट। एंड जब मेटल में स्विंग होता है, जैसे इस साल एक्सपेक्टेशन है आने वाले साल में 24-25 में कि मेटल्स में एक बार रिवाइवल हो जाए, क्योंकि करंट ईयर में दे आर ऑल डिप्रेस्ड। तो ये 2-3 सेक्टर हैं जो अर्निंग ग्रोथ विल बीट व्हाट इज द अंडरलाइंग मार्केट। चुनाव से पहले आखिरी बजट, विकसित भारत की दिखेगी झलक। जन कल्याण और विकास की जुगलबंदी, इस बजट में मिलेगी ग्रोथ की गारंटी। बजट बढ़ाएगा मार्केट की रफ्तार, आम आदमी बोले टैक्स कम करो सरकार। बजट का सरताज यानी CNBC आवाज। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब चंद दिन बचे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम ऐसे शेयर्स की चर्चा कर रहे हैं जिनका श्री राम या अयोध्या से गहरा कनेक्शन है, जुड़ाव है, नाता है। सुमित मल्होत्रा आज फिर लाए हैं एक ऐसा ही शेयर आपके लिए। आज जो कंपनी लेके आया हूँ वो रिसेंटली सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड भी रही है और बहुत फोकस में भी रही है, और शायद ये आगे भी फोकस में रहने वाली हो। वो है IRCTC। इसके ऊपर आप नज़र रखिए कि इन्होंने रिसेंटली अयोध्या के लिए करीब 1000 ट्रेनें चलाने का जो फैसला है, जो देश भर से चलेंगी अलग अलग क्षेत्रों से, और ना केवल अभी अगले 10-15 दिन में बल्कि अगले 100 दिनों के अंदर ये ट्रेन चलते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो अयोध्या के लिए ये सारी ट्रेन चलेंगी और देश भर के अलग अलग हिस्सों से चलते हुए दिखाई पड़ेंगी अगले 19 जनवरी से पहले, और शुरू होंगी ये ट्रेन और अगले 100 दिनों के लिए ये ट्रेन चलते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो पूरा का पूरा जो इसका डिटेल है वो IRCTC के पास है। आस्था स्पेशल ट्रेन के नाम से ये ट्रेन चलते हुए दिखाई पड़ेंगी। करीब अनुमान लगाया जा रहा है कि 50,000 यात्री रोजाना अयोध्या के स्टेशन पे पहुंचते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह का एक बड़ा इन्फ्लो होगा, और क्योंकि केटरिंग का कारोबार भी IRCTC ही संभालती है। कंपनी ने कई सारे नए टूर पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं, और वो भी कंपनी के लिए आने वाले समय में एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से कंपनी ने ये जो ट्रेन से लॉन्च की हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यानी कि 4 महानगरों में तो शामिल हैं ही, साथ ही साथ बेंगलुरु, पुणे, नागपुर, लखनऊ, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से भी ये ट्रेन जो हैं पहुंचते हुए दिखाई पड़ेंगी। कई और छोटे और बड़े शहर जो हैं जहां से ये ट्रेन चलते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर है। जब से IRCTC वैसे तो मार्केट कैप में करीब 75,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है, और 25% के आसपास का उछाल एक महीने के दौरान स्टॉक में आता हुआ भी दिखाई पड़ा है, इन्हीं सब ट्रिगर्स के बीच में भी। IRCTC के कारोबार को भी अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो इंटरनेट टिकटिंग से करीब 54% के आसपास का रेवेन्यू है, केटरिंग से करीब 27% के आसपास का रेवेन्यू है, ट्रैवल एंड टूर से करीब 10% का रेवेन्यू है, और पैकेज वाटर से रफली 9% के आसपास का रेवेन्यू है। तो एक अच्छे खासे रेवेन्यू सेगमेंटेशन, और सबको बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर ऐसे ही कुछ तरह एक्सपेंशन कंपनी करते हुए दिखाई पड़े। तो IRCTC आज का स्टॉक जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। और एक बार फिर महंगाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। दिसंबर में रिटेल महंगाई की मार अनुमान से ज़्यादा रही है। दिसंबर CPI 5.55% से बढ़कर 5.69% हो गई है। बाहरी, शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की महंगाई में तेज़ी देखने को मिल रही है। ग्रामीण महंगाई 5.85% से बढ़कर 5.93% हो गई है। शहरी महंगाई 5.26% से बढ़कर 5.4% हो गई है, 46। सबसे ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, 8.70% से बढ़कर ये 9.53%
हो गया है। यहीं सब्जी की महंगाई की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 17.70 से बढ़कर ये 27.64% हो गई है। और इसके बाद बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, जिसकी रफ्तार अभी इस वक्त बहुत 8 महीने के निचले स्तर पर नज़र आ रही है। नवंबर आईआईपी 11.17% से घटकर 2.4% पर पहुंच गई है। माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा झटका लगा है। माइनिंग सेक्टर में ग्रोथ 13.1% से घटकर 6.8% पहुंच गई है। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ 10.5% से घटकर 1.2% हो गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा गुड्स ग्रोथ भी गिरी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ग्रोथ 11.3% से घटकर 1.5% हो गई है। नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की 8.6% माइनस में चली गई है। और अब बात करते हैं आवाज पर राम उत्सव की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। यह अनुष्ठान 22 जनवरी तक चलेगा और शास्त्रों में कहा गया है कि किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जिसके हाथों से होनी है उसे प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले एक कठिन अनुष्ठान करना चाहिए। पीएम मोदी ने विद्वान संतों के मार्गदर्शन पर यह अनुष्ठान करने का फैसला किया है। और तिरुपति के लड्डू के बाद अब अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डुओं को भी जीआई टैग मिलेगा। अब दुनिया भर के लोग हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डुओं का स्वाद चख पाएंगे। जीआई टैग मिलने के बाद कोई और राज्य इन लड्डुओं की नकल नहीं कर सकेगा। देखिए संवाददाता दीपाली नंदा की रिपोर्ट। तारीफ सुनी थी इस लड्डू के बारे में, वाकई ही काबिले तारीफ ये लड्डू है। और अब अच्छी खबर ये है कि इस लड्डू को, जो हनुमानगढ़ी अयोध्या के लड्डू हैं, उन्हें जीआई टैग मिलने वाला है। जीआई टैग मतलब जो ये लोकल प्रोडक्ट है इसे ग्लोबली आइडेंटिफिकेशन मिल पाएगी। कहीं दूसरे राज्य में या फिर किसी दूसरी जगह पर इनकी नकल नहीं की जा सकेगी। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक अच्छी खबर है यहाँ के दुकानदारों के लिए भी, खासतौर पर वो हलवाई जो ये लड्डू बेचते हैं। उनसे सीधा बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कितने टाइम से आप ये कारोबार कर रहे हैं? देखिए बहन जी, हम लोग तो यहाँ हम लोगों का छठा शतापुष्ट है, मतलब समझिए हमारे दादा परदादा से करते चले आ रहे हैं और वही धंधा हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे पिताजी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी का सेवक है, इससे बढ़िया मौका और हम लोगों को कभी मिलेगा नहीं। बिल्कुल, हनुमान जी के आप सेवक हैं और लड्डू हनुमान जी को काफी प्रिय है और अब इन लड्डुओं को जीआई टैग मिलने वाला है। तो कारोबार पर आप इसका कितना असर देखते हैं, कितना फायदा होगा यहाँ के लोकल हलवाइयों को इससे? अभी तक जो है हम लोग तो केवल यहाँ हनुमान जी का प्रसाद ही बेचते थे। अब जीआई टैग मिल जाने के बाद इसका ग्रोथ बढ़ेगा, जगह जगह हम लोगों की मांग होगी। जैसे हर जगह जीआई टैग मिला हम लोगों को लड्डू, ये हनुमान जी की कृपा से ही कि हम उनके दरबार में बैठे और जीआई टैग हमको मिल गया और हम आगे इसका प्रोग्रेशन करेंगे और अच्छा बनाएंगे और अच्छे ढंग से जो यात्री। सबसे बड़ी बात बहन जी, इस लड्डू की खासियत ये है कि इस लड्डू को आप 1 महीना घर के अंदर रखे, बिना फ्रिज में डाले इस लड्डू को खाएंगे, लड्डू खराब नहीं होगा। 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को दिव्य और भव्य बनाने की सारी तैयारियां की जा रही है। यूपी सरकार ने 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। साथ ही अयोध्या जाने वाले हर रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर बनाने और उन रास्तों पर अतिक्रमण को पूरी तरह साफ करने का आदेश भी दिया गया है। 22 जनवरी के लिए स्कूल कॉलेजेस के अलावा हमारे प्रदेश में हम सार्वजनिक अवकाश रखेंगे। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होंगे, लेकिन सार्वजनिक अवकाश शासकीय कार्य के हो सकते हैं, लेकिन उस दिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक जगह सुबह सुबह पहले स्वच्छता का एक कार्यक्रम चला लें। सभी जनपदों के अधिकारीगण भी सुनिश्चित करें इस पूरे रूट पर कहीं भी अतिक्रमण न हो, कोई ठेला नहीं,
कोई टैक्सी नहीं, कोई अनावश्यक बस नहीं, कोई ट्रक नहीं, अनावश्यक कोई भी आवागमन को बाधित न करने पाए। गंदगी नहीं रहनी चाहिए। देश भर में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ साथ लोकसभा चुनाव का भी मूड बन रहा है। क्या है चुनाव से पहले सियासी हलचल और चुनावी दंगल में किसका दांव है भारी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अपने मंदिर में आ रहे हैं श्री राम। 22 जनवरी को पूरा देश करेगा प्रणाम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी। देश में एक बार फिर मनेगी दिवाली। अयोध्या से श्री राम मंदिर पर भव्य कवरेज। CNBC आवास पर देखिए राम उत्सव 22 जनवरी तक प्रतिदिन। और आइए अब चलते हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट में, जिसका आज आखिरी दिन था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का शानदार तरीके से समापन हुआ। जो निवेश की अपेक्षा थी उससे कई गुना ज्यादा निवेश आया। कितना निवेश आया और कौन कौन से सेक्टर फोकस में रहे, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी के पास चलते हैं। बताइए केतन, समअप कीजिए इस वाइब्रेंट गुजरात समिट को। गुजरात सरकार के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आज पूरी हुई और इस समिट में 26 लाख करोड़ से भी ज्यादा के MOU साइन हुए। 2022 में कोरोना के कारण समिट रद्द हुई थी, तब 18 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे और दोनों को मिलाकर 45 लाख करोड़ से अधिक का MOU साइन हुआ है और कुल 98,000 प्रोजेक्ट पर ये MOU साइन हुआ है। खासकर ग्रीन एनर्जी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहा और जो टोटल अमाउंट है 26 लाख करोड़ इस समिट की, उसमें आधे से ज्यादा है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में आने वाले समय में जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस होगा उनका प्रवेश द्वार है वो गुजरात होगा और गुजरात से पूरे देश में ग्रीन एनर्जी की क्रांति आएगी। शुक्रिया केतन। और पानी का रीयूज कैसे हो, इसके बारे में भी गुजरात ग्लोबल समिट में चर्चा हुई। केतन जोशी ने बात की इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी VA टेक वैबॉक के CMD राजीव मित्तल से। VA टेक के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर बताइए कंपनी की क्या क्या फ्यूचर्स प्लानिंग है और आज आपने एक बड़ा प्रेजेंटेशन भी यहाँ दिया है, किस तरह की कंपनी की योजना रहेगी? हम लोग एक लीडर हैं इंडिया में नहीं, ग्लोबली वी आर अ लीडर इन वाटर रीयूज। हम इसको कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड वाटर। एक भगवान पानी बनाता है जो हमको बारिश के देता है और ये पानी हम सोचते हैं कि हम बनाएं और इंडस्ट्री और सबको दें तो भगवान का भार थोड़ा हल्का करें और जो पानी है उसको कंजर्व करें बाय रीयूजिंग द वाटर। खाली एक बार यूज करके फेंक नहीं सकते इसको बार बार यूज करना इज व्हाट वी आर एडवोकेटिंग। सर अगले 3 साल में हम कितने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और इस पर नई टेक्नोलॉजी की बात कही तो क्या कोई नया निवेश कंपनी करना चाहेगी और कितना? हमारा फोकस रहेगा आगे 10 साल में, क्यों 3 साल में, ऑन मैन्युफैक्चर्ड वाटर। और मैन्युफैक्चर्ड वाटर ऐसा है जैसे आपको कहा, एक रीयूज ऑफ वाटर और दूसरा डिसैलिनेशन। हमारा फोकस ये 2 टेक्नोलॉजीज पे रहेगा और इस टेक्नोलॉजीज पे हम ऐसी टेक्नोलॉजीज लाते हैं जो रिलायबल हो और इंडिया में स्पेशली इस कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, महंगी हो तो क्या फायदा। तो वी ऑलवेज वर्क ऑन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज और ये हमारा USP रहा है। और जब भी हम प्लांट बनाते हैं कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं और वो बनाते हैं। ONGC के CEO अरुण कुमार सिंह से भी खास बातचीत की केतन जोशी ने। हम जीरो फ्लेयरिंग करेंगे 2030 तक, जो अवॉइडेबल फ्लेयरिंग है वो जीरो कर देंगे। दूसरा है कि हम जो मीथेन इमिशन है वो जीरो करेंगे 2030 तक। 2038 तक स्कोप 1 एंड स्कोप 2 नेट जीरो कंप्लायंट होंगे। सर कितना निवेश होगा इसके ऊपर ONGC का अप्रोक्सीमेटली? हमने तो बोला है कि टोटल जो रिन्यूएबल के स्पेस में है वो करीब 2 लाख करोड़ होगा। और हमारा जो टारगेट है वो कब तक अचीव हो जाएगा ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम बात करें तो? 2038 कर रहा हूँ, 38 तक
ONGC 2038 तक जो अपना पार्ट है वो कर लेगी। पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से सोशल मीडिया के जरिए। नमस्कार।